हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी ट्यूब। इस वीडियो में हम लोग करने जा रहे हैं ऑक्सीजन समूह से संबंधित प्रश्नों को। जो समूह संख्या 16 है, इनमें जो सारे तत्व हैं इनके ऊपर हम लोग सवालों को करने जा रहे हैं। हम लोग मेनली सवाल देखेंगे ऑक्सीजन और सल्फर के ऊपर। इन दो तत्वों के ऊपर ही हम लोग मुख्य रूप से सवालों को करने वाले हैं, क्योंकि सबसे ज़्यादा सवाल जो है इन्हीं दो तत्वों के ऊपर पूछा जाता है इस समूह की अगर हम बात करें तो सारे सवाल जो है इम्पॉर्टेंट है। अच्छे से देखिए, यहाँ से सवाल खूब सारे पूछे जाते हैं। तो स्टार्ट करते हैं पहले सवाल से। निम्न में कौन वर्ग 16 का तत्व है? सारे के सारे तत्व आपको याद होने चाहिए। ऑक्सीजन है, सल्फर है, सिलेनियम है, टेल्यूरियम है, पोलोनियम है और लिबरमोडियम है। हमारा आंसर यहाँ पर लिबरमोडियम हो जाएगा। टेनेसाइन हाइड्रोजन है, ऑग्नेसन इनर्ट है, मास्कोबियम ये आपको मिल जाएगा यहाँ पर समूह संख्या 15 में, ये MC। तो ये सारे जो तत्व हैं ये आपको याद रखने होंगे कि कौन कौन से तत्व हैं। जो समूह संख्या 16 है वो स्टार्ट होता है सेकंड पीरियड से और ख़त्म होता है 7th पीरियड में। दूसरे आवर्त से स्टार्ट होता है और 7वें आवर्त में जाकर के समाप्त होता है। पहले आवर्त में बस 2 ही तत्व हैं, हाइड्रोजन और हीलियम। वर्ग 16 के तत्वों को कहा जाता है। सिक्का धातु हम लोग बोलते हैं समूह संख्या 11 के तत्वों को, यानी कि कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, इन सबको बोलते हैं। हैलोजन तत्व बोलते हैं समूह संख्या 17 के तत्व को। उत्कृष्ट तत्व बोलते हैं समूह संख्या 18 के तत्व को। कैल्कोजेन या फिर चाल्कोजेन ये कहा जाता है समूह संख्या 16 के तत्व को। तो डी हमारा यहाँ पर आंसर। निम्न में कौन बिना सल्फर वाला अयस्क है? इनमें से कौन सा अयस्क है जिसमें कि सल्फर नहीं है? तो गैलेना होता है, PbS इसमें सल्फर है। बेराइट हम बोलते हैं बेरियम सल्फेट को, ये बेरियम का अयस्क है। जिप्सम कैल्शियम सल्फेट डाईहाइड्रेट CS4.2H2O। एजुडाइट हमारा यहाँ पर आंसर हो जाएगा। ये अयस्क है कॉपर का, इसमें आपको नहीं मिलेगा सल्फर। इसमें कॉपर का कार्बोनेट होता है और हाइड्रोक्साइड होता है। प्याज और लहसुन में उपस्थित गंध डैश के कारण होती है। तो प्याज और लहसुन के पास आप जानते ही हो ज़बरदस्त गंध होती है। तो इन सब के पीछे जो कारण है, साथ में जो हम प्याज को काटते हैं तो आंखों से आंसू जो बहते हैं, इनके पीछे जो कारण है वो है सल्फर यौगिक। जब प्याज को काटा जाता है, छीला जाता है, या फिर लहसुन को जब काटा छीला जाता है, उस समय ये यौगिक का निर्माण होता है। पहले से नहीं होता है उपस्थित, बाद में बनता है। काटने के बाद जब सेल डैमेज होते हैं उस समय कुछ एंजाइम्स बनते हैं और एक सल्फर यौगिक का निर्माण होता है। नाम आपको नहीं याद रखना है, बस सल्फर यौगिक ध्यान में रखो, तब जाकर के ये सारे जो है लक्षण आते हैं। तो बी हमारा यहाँ पर आंसर। समूह 16 का रेडियोधर्मी उपधातु है। समूह 16 का रेडियोधर्मी उपधातु है। समूह संख्या 16 में देखो ऑक्सीजन, सल्फर, सिलेनियम, ऊपर के ये जो 3 है ये अधातु है, उसके बाद ये दोनों उपधातु है और उसके बाद ये धातु है। हो सकता है आपको कहीं कहीं पर किसी किताब में ये लिखा हुआ मिले कि पोलोनियम जो है ये धातु है, ये उपधातु नहीं है। सिलेनियम जो है ये उपधातु है, ये अधातु नहीं है, मिल सकता है। पीरियोडिक टेबल अपने आप में बहुत ही ज़्यादा कन्फ्यूजिंग है। अलग अलग जगह पर इसके बारे में अलग अलग चीज़ें दी हुई होती है। यहाँ पर हम लोग सीधा जाएंगे क्लास 10th के जो NCERT में पीरियोडिक टेबल दे रखा है, आवर्त सारणी दे रखा है, उसके हिसाब से। ऊपर के 3 ये अधातु है, ये दोनों उपधातु है और ये धातु है। तो उपधातु तो यहाँ पर सिलेनियम भी है, टेल्यूरियम भी है और पोलोनियम भी है। लेकिन हमसे ये भी पूछा है कि रेडियोधर्मी भी होना चाहिए, तो हमारा आंसर यहाँ पर पोलोनियम हो जाएगा। जो लिबरमोडियम है ये भी रेडियोधर्मी है, ये संश्लेषित तत्व है, लेकिन हम लोग इसको धातु में काउंट करते हैं। हमसे उपधातु पूछा था, रेडियोधर्मी के साथ उपधातु। तो आंसर हमारा यहाँ पर C होगा। निम्न में कौन समूह 16 का रेडियोधर्मी तत्व है? रेडियोधर्मी तत्व 2 है, एक है पोलोनियम और दूसरा है लिबरमोडियम। ये है उपधातु, ये है धातु। आंसर हमारा B, C और D दोनों। समूह 16 के बाह्यतम कोश में कुल कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? समूह 16 का कोई सा भी तत्व उठा लो, इसके बाह्यतम कोश में आपको मिलेंगे 6 इलेक्ट्रॉन, यानी कि संयोजी इलेक्ट्रॉन वो 6 है। लेकिन संयोजकता 2 है, क्योंकि ऑक्टेट पूरा करने के लिए इसको अब 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, इसीलिए संयोजकता 2 है। आवर्त सारणी का दूसरा सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व है। पूरे आवर्त सारणी में सबसे ज़्यादा जो इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है वो है फ्लोरीन, दूसरे नंबर पर है ऑक्सीजन। तो हमारा आंसर यहाँ पर D होगा। समूह 16 में कुल कितने उपधातु हैं? समूह 13 में 1 उपधातु है, समूह 14 में 2 है, समूह 15 में भी 2 है और समूह 16 में भी 2 है। 13 में 1 है, बाकी 14, 15, 16 में 2 है।
16 में भी 2 है, तो हमारा आंसर यहाँ पर बी हो जाएगा। डैश में हाइड्रोजन बंध नहीं पाया जाता। डाई हाइड्रोजन ऑक्सीजन किसको बोलते हैं? H2O को बोलते हैं, जल को बोलते हैं। ये है डाई हाइड्रोजन ऑक्सीजन। तो जो जल के अणु होते हैं उनमें हाइड्रोजन बॉन्ड प्रेजेंट होता है, इसलिए वो लिक्विड स्टेट में है। जो H2O है वो लिक्विड स्टेट में है हाइड्रोजन बॉन्ड के कारण। हाइड्रोजन फ्लोराइड हम लोगों ने पिछले वीडियो में देखा था कि इनमें हाइड्रोजन बॉन्ड्स प्रेजेंट होते हैं इनके मॉलिक्यूल्स के बीच। हाइड्रोजन सल्फाइड यहाँ पर देख लो, सल्फर है यहाँ पर। जो हाइड्रोजन बॉन्ड है ये केवल फ्लोरीन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन बनाते हैं, सल्फर नहीं होगा। जो बर्फ़ है आइस, ये आइस बर्फ़ की ये संरचना है। यहाँ पर देख रहे हो ये सारे, जैसे यहाँ पर देखो ये ऑक्सीजन है, ये हाइड्रोजन है, देखो इनके बीच में ये दिखलाया गया है हाइड्रोजन बॉन्ड। तो काफ़ी ज़बरदस्त वाला हाइड्रोजन बॉन्ड प्रेजेंट होता है आइस में। तो ये भी इनमें भी हाइड्रोजन बॉन्ड है। पूछा है कि नहीं पाया जाता है, तो हमारा आंसर यहाँ पर सी हो जाएगा, हाइड्रोजन सल्फाइड। डाई ऑक्सीजन नहीं है। डाई ऑक्सीजन बोले तो O2 नहीं है। रंगहीन गैस, क्या डाई ऑक्सीजन रंगहीन गैस नहीं है? बिल्कुल ये रंगहीन गैस है, तो ये आंसर नहीं होगा। गंधहीन गैस, ये भी नहीं होगा। ज्वलनशील गैस, तो डाई ऑक्सीजन नहीं है ज्वलनशील गैस। डाई ऑक्सीजन ज्वलनशील गैस नहीं है। बाकी रंगहीन गैस भी है, गंधहीन गैस भी है, तो सी हमारा यहाँ पर आंसर। ऑक्सीजन के कुल कितने अस्थायी समस्थानिक है, यानी टोटल कितने ऑक्सीजन के स्टेबल आइसोटॉप्स हैं? समस्थानिक यानी कि आइसोटॉप क्या होता है? इसका मतलब नाभिक में प्रोटॉनों की संख्या बराबर होती है, प्रोटॉनों की संख्या बराबर होती है, या फिर बोल दो जो परमाणु संख्या है वो बराबर होती है, लेकिन जो द्रव्यमान संख्या है वो अलग अलग होती है। द्रव्यमान संख्या हम लोग बोलते हैं नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। तो प्रोटॉन की संख्या सारे बराबर होती है, लेकिन द्रव्यमान संख्या अलग अलग हो जाती है क्योंकि न्यूट्रॉन की संख्या अलग अलग होती है। तो ये सारे हैं। सारे के केस में क्या है कि परमाणु संख्या 8 8 8 सारे ऑक्सीजन के ही समस्थानिक है, इसलिए परमाणु संख्या 8 8 8। लेकिन द्रव्यमान संख्या इसमें 16 है, 17 है, 18 है। तो आप ऑक्सीजन 16 17 18 इस तरह से याद रखो। ये 3 है जो कि अस्थायी समस्थानिक है ऑक्सीजन के। तो 3 हमारा यहाँ पर आंसर। पर्वतारोहण में डैश के सिलेंडर उपयोग किए जाते हैं। ऑक्सीजन के सिलेंडर उपयोग किए जाते हैं क्योंकि जैसे जैसे हम ऊंचाई पर जाते हैं ऑक्सीजन के लेवल में कमी आती है, ऑक्सीजन के लेवल में कमी आती है, इसीलिए ऑक्सीजन सिलेंडर कैरी करके लेकर के जाना होता है ताकि ऑक्सीजन की कमी ना पड़ जाए। तो बी हमारा यहाँ पर आंसर। द्रव ऑक्सीजन में हाइड्राजीन, हाइड्राजीन हम लोग बोलते हैं N2H4 को। हाइड्राजीन जैसे ईंधनों का दहन डैश में किया जाता है, तो द्रव ऑक्सीजन में हाइड्राजीन जैसे ईंधनों का दहन रॉकेट को ऊपर उठाने में किया जाता है, रॉकेट प्रपल्सन में। Al2O3 के बारे में कौन सत्य है? कई बार मैं आपको बता चुका हूँ, Al2 और ZNO ये दोनों ही उभयधर्मी ऑक्साइड है। उभयधर्मी ऑक्साइड कहने का मतलब क्या हुआ? अम्ल के साथ भी और क्षार के साथ भी, दोनों के साथ ये अभिक्रिया कर सकता है। ए हमारा आंसर। ये अम्ल की तरह बिहेव तब करेंगे जब इसका सामना पड़ेगा क्षार के साथ, और क्षार की तरह ये दोनों बिहेव तब करेंगे जब इनका सामना पड़ेगा अम्ल के साथ। तो केवल अम्लीय है कहना गलत हो जाएगा, केवल क्षारीय कहना गलत हो जाएगा, उदासीन तो है ही नहीं। ये उभयधर्मी है, इसलिए अम्ल और क्षार दोनों से अभिक्रिया करता है। तो ये दोनों जो है यहाँ पर जिंक ऑक्साइड और Al2O3 दोनों के लिए ये स्टेटमेंट हमारा सही हो जाता है। निम्न में कौन उदासीन ऑक्साइड है? ऊपर के ये जो 3 हैं ये अच्छे से ध्यान में रखो। कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रिक ऑक्साइड या फिर नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड बोल दो। उसके बाद नाइट्रस ऑक्साइड, ये तीनों के तीनों जो है उदासीन है, मतलब ना तो अम्लीय है ना ही क्षारीय है। देखो ये कार्बन का ऑक्साइड है, अधातु का ऑक्साइड है, होना अम्लीय चाहिए था, बट ना ही ये अम्लीय है ना ही क्षारीय है। ये भी अम्लीय होना चाहिए था, लेकिन ये भी क्या है? उदासीन है। ये भी अम्लीय होना चाहिए था, लेकिन ये भी क्या है? उदासीन है। धातु के ऑक्साइड जो होते हैं वो क्षारीय होते हैं, तो जिंक ऑक्साइड केवल क्षारीय ये होना चाहिए था, क्षारीय होना चाहिए था, बट ये अम्लीय और क्षारीय दोनों है। हमारा आंसर यहाँ पर डी हो जाएगा। ये उदासीन नहीं है, ये तीनों है, ध्यान में रखिए, ये तीनों जो है उदासीन ऑक्साइड है। निम्न में कौन धातु का अम्लीय ऑक्साइड है? अब देखो धातु के जो ऑक्साइड होते हैं वो तो क्षारीय होते हैं, लेकिन कुछ धातु के ऑक्साइड ऐसे भी होते हैं जो अम्लीय होते हैं, जो अम्लीय होते हैं। इनमें है सी, Mn2O7। ये जो है धातु का ऑक्साइड है, बट ये अम्लीय है, क्षारीय नहीं है। बाकी ये देखो धातु का ऑक्साइड ये भी है, ये क्षारीय है। यह धातु का ऑक्साइड है, अम्लीय है। यह धातु का ऑक्साइड है, क्षारीय है। यहाँ पर आप देख सकते हो कुछ और एग्जाम्पल, Mn2O7, CrO3, क्रोमियम ट्राइऑक्साइड, ये आपका वेनेडियम ऑक्साइड। ये सारे जो हैं अधातु के, माफ़ करना, सारे के सारे धातु के ऑक्साइड हैं, लेकिन ये अम्लीय है, क्षारीय नहीं है।
द्रव अवस्था में शुद्ध ओजोन होती है। देखो ओजोन अगर गैसीय स्टेट में है तो भी ब्लू, लिक्विड स्टेट में है तो भी ब्लू। फर्क क्या पड़ेगा, अगर गैसीय स्टेट में है तो लाइट ब्लू, पेल ब्लू, और अगर द्रव अवस्था में है तो डार्क ब्लू, गहरा नीला, और अगर ठोस अवस्था में है तो बैंगनी काला। तो हमसे द्रव अवस्था में पूछा था तो बी हमारा यहाँ पर आंसर। यहाँ पर जो है डार्क हो जाएगा, डार्क ब्लू, और यहाँ पर पेल ब्लू। ओजोन परत के क्षरण का कारण है क्लोरोफ्लोरोकार्बन, जिसे हम लोग फ्रीऑन बोलते हैं, इनसे तो होता ही है, ये तो आप जानते ही हो। नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन के जो ऑक्साइड्स होते हैं वो भी काफ़ी ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल है, काफ़ी ज़्यादा जिम्मेवार है ओजोन परत के क्षरण में। यहाँ है नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड। देखो ऑक्सीजन ओजोन के साथ रिएक्ट करने के बाद इन दोनों के रिएक्शन से ये दोनों प्रोडक्ट बनते हैं। ओजोन देखो ये कन्वर्ट हो चुका है O2 में। तो ऐसे क्या होता है कि क्षरण होता है, ओजोन लेयर जो है ये पतली हो रही है नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स के कारण। लेकिन सबसे ज़्यादा जो जिम्मेवार है नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स में वो है नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड। सुपरसोनिक जेट विमान जो होते हैं उनसे ना यही गैस निकलती है, इनसे जो गैस निकलती है उनमें एक ये भी है, तो ये भी रिस्पॉन्सिबल है ओजोन परत के क्षरण के लिए। तो इनमें से कोई नहीं यहाँ पर नहीं होगा, इनमें से सभी होगा, तब जाकर के हमारा आंसर डी होगा। इनमें से सभी यहाँ पर लिखना पड़ेगा, इसको काट दो। ओजोन का उपयोग किया जाता है जर्मिसाइड के रूप में, जल को रोगाणुरहित करने में, डिसइंफेक्टेंट के रूप में, तेलों, हाथी दांतों, आटे और स्टार्च के वर्जित करने में। इनमें से सभी में इसका इस्तेमाल किया जाता है। निम्न में कौन सा तत्व ऑक्सीजन के साथ सीधे अभिक्रिया नहीं करता? कौन सा तत्व है जो ऑक्सीजन के साथ सीधे अभिक्रिया नहीं करता? सीधे का मतलब बाहर से कोई जुगाड़ नहीं लगाना है कि टेम्परेचर बढ़ा दिया, ये कर दिया, वो कर दिया, ऐसा कुछ नहीं करना है। सिंपल ऑक्सीजन के प्रेजेंस में हम इस तत्व को डालेंगे और ये अभिक्रिया यहाँ पर नहीं करता है। तो हमारा आंसर यहाँ पर प्लेटिनम हो जाएगा। प्लेटिनम और गोल्ड आपको यहाँ पर ध्यान में रखना है। उसके अलावा जो नोबल गैस है, अगर हम अधातु की बात करें तो ऑक्सीजन लगभग सारे ही धातु और अधातु के साथ अभिक्रिया करता है, कुछ धातु को छोड़ करके, जैसे कि प्लेटिनम है, गोल्ड है और अधातु में नोबल गैस है, इन सबको छोड़ करके। सी हमारा आंसर। निम्न में कौन सल्फर का अणु है? तो सल्फर के एक अणु में 8 परमाणु होते हैं, ठीक है। तो डी हमारा आंसर। ये देख लो, इसकी संरचना होती है क्राउन शेप्ड, हम बोलते हैं ये क्राउन के जैसा है, तो हम बोलते हैं जो इसकी संरचना है वो है क्राउन शेप्ड, क्राउन। सल्फर अणु की संरचना होती है क्राउन के आकार की, बी हमारा आंसर। खुली किताब की तरह H2O2 की संरचना होती है, हाइड्रोजन परऑक्साइड की संरचना होती है, बकमिंस्टर फ्लोरीन की संरचना फुटबॉल के आकार की होती है। सल्फर डाइऑक्साइड नहीं है, सल्फर डाइऑक्साइड यानी कि जो SO2 है ये नहीं है, ये नहीं है गंधहीन गैस, यानी कि सल्फर डाइऑक्साइड के पास गंध है, तो बी हमारा आंसर हो जाएगा। और जल में ये घुलनशील है, ठीक है। इसका परमाणु भार 64 है, 64। तो सल्फर का एटॉमिक नंबर 16 होता है, 16 होता है, और जो एटॉमिक मास है वो 32 होता है। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 होता है और एटॉमिक मास 16 होता है, क्योंकि यहाँ पर 2 ऑक्सीजन है, तो हम क्या करेंगे 16 और गुणे में 2 करेंगे, तो ये भी 32, तो टोटल 64। तो सल्फर डाइऑक्साइड रंगहीन है, जल में घुलनशील है और परमाणु भार 64 है, बट ये गंधहीन नहीं है, इसके पास गंध है। सल्फर डाइऑक्साइड का उपयोग किया जाता है शर्करा तथा पेट्रोलियम के शोधन में, ऊन तथा रेशम के विरंजन में, सल्फ्यूरिक अम्ल के उत्पादन में, यानी कि H2SO4 के उत्पादन में। तो इनमें से सभी में। निम्न में से किसे ओलियम भी कहा जाता है? जहां पर देखो आप H2SO3 को हम लोग सल्फ्यूरस एसिड बोलते हैं, H2SO4 को सल्फ्यूरिक एसिड बोलते हैं, H2S2O8 है यहाँ पर, H2S2O8 यह है पर ऑक्सो डाइसल्फ्यूरिक एसिड, पर ऑक्सो डाइसल्फ्यूरिक एसिड। पर ऑक्सो वर्ड हम लोग कहाँ पर इस्तेमाल करते हैं? जहाँ पर ऑक्सीजन के बीच में सिंगल बॉन्ड बनता है। उसके बाद है पायरोसल्फ्यूरिक एसिड, इसी को हम लोग ओलियम बोलते हैं, H2S2O7। ये ध्यान में रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है, ये फार्मूला H2O7, इसी को हम लोग ओलियम बोलते हैं। हमसे पूछा है किसे ओलियम भी कहा जाता है, तो हमारा आंसर यहाँ पर होगा पायरोसल्फ्यूरिक अम्ल, H2S2O7। निम्न में से किसका उत्पादन कॉन्टैक्ट विधि यानी कि कॉन्टैक्ट प्रोसेस द्वारा किया जाता है? काफ़ी फेमस है ये प्रोसेस, कॉन्टैक्ट प्रोसेस। सल्फ्यूरिक अम्ल के निर्माण के लिए बहुत ही ज़्यादा फेमस है कॉन्टैक्ट प्रोसेस। आपके एग्जाम में तो बहुत चांस से पूछ ले। बहुत ही आसान है, 3 स्टेप्स होते हैं इनमें।
आप आसानी से याद रख सकते हो। पहला स्टेप में सल्फर को जलाया जाता है ऑक्सीजन के प्रेजेंस में या फिर एयर के प्रेजेंस में, तो बनता है सल्फर डाइऑक्साइड। दूसरा स्टेप में क्या होता है, इसी सल्फर डाइऑक्साइड को कन्वर्ट कर दिया जाता है सल्फर ट्राइऑक्साइड में। यहाँ पर कैटालिस्ट लिया जाता है वैनेडियम ऑक्साइड, रिएक्शन को फास्ट करने के लिए, ये कैटालिस्ट होता है। तीसरा स्टेप क्या होता है, सल्फर ट्राइऑक्साइड का रिएक्शन करवाया जाता है H2SO4 से, और यहाँ पर बनता है H2S2O7, H2S2O7, इसी को हम लोग वोलियम बोलते हैं। बस इतना ही करना है। आप सोच रहे होंगे बनाना था H2SO4, बना है H2S2O7। एक बार ये बन गया ना, अब क्या है, हम इसमें पानी डाल करके सल्फ्यूरिक अम्ल बना लेंगे। हमें कितना कंसनट्रेटेड H2SO4 चाहिए, उसके हिसाब से हम लोग पानी डालेंगे ओलियम में, ओलियम लेंगे, उसमें पानी डालेंगे और वो सल्फ्यूरिक अम्ल बन जाएगा। सल्फ्यूरिक अम्ल का परमाणु भार है H2SO4, हाइड्रोजन का 2, सल्फर का हम लोगों ने अभी देखा 32, ऑक्सीजन का 16 होता है, क्योंकि यहाँ पर 4 ऑक्सीजन है। बस कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 34 प्लस ये है 64, ये 8 और ये 9, 98 H2SO4। हाइड्रोजन सल्फाइड के संदर्भ में असत्य कथन चुने। हाइड्रोजन सल्फाइड बोले तो H2S, यह रंगहीन गैस है, सही है। अविषैली गैस है, ये गलत है, ये टॉक्सिक गैस है। हाइड्रोजन सल्फाइड ये टॉक्सिक गैस है, ये गलत है। सड़े हुए अंडे की तरह ये स्मेल करती है, ये जो गैस है इसकी जो स्मेल होती है वो सड़े हुए अंडे की तरह होती है। ज्वालामुखी से भी ये गैस निकलती रहती है। तो डी भी सही है, सी भी सही है, ए भी सही है, बी आंसर। निम्न में गलत का चयन करें। सल्फ्यूरिक अम्ल यानी कि H2SO4 को कशिश का तेल भी कहा जाता है, यानी कि ऑयल ऑफ विट्रोल भी कहा जाता है, तो ये सही है। इसे किंग ऑफ केमिकल्स भी कहा जाता है, रसायनों का सम्राट। संचायक बैटरी यानी कि स्टोरेज बैटरी में इसका इस्तेमाल होता है, ये भी सही है। यह एक कमजोर कार्बनिक अम्ल है, तो गलत हो जाएगा। पहली बात तो ये कार्बनिक नहीं है, ये अकार्बनिक है। दूसरी बात ये कमजोर नहीं है, प्रबल है। तो डी जो है हमारा ये आंसर हो जाएगा, क्योंकि ये गलत है। तो ये हमारा यहाँ पर समाप्त होता है समूह 16। तो वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक जो है वो ज़रूर करें। थैंक यू।